हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों का मेडिवल हिस्ट्री चलेगा, यानी मध्यकालीन भारत हम लोग स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत आज हम लोग पढ़ेंगे। ये 2 से 3 दिन में 3 दिन में खत्म किया जाएगा इसको। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे जगह। ठीक है, और आपकी अम, जो एंशियंट थी सबसे पहले मैंने लिया था, एंशियंट के बाद मैंने मॉडर्न लिया, फिर इसके बाद अभी मेडिवल। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट करके हम लोग ज्योग्राफी पे आएंगे। ठीक है, और आपने जिन लोगों ने भी अब ना देखी हो ये सीरीज, जा करके प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में इसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, पूरी वीडियो देख लीजिए। मैं एक एक पॉइंट कवर किया हूँ, एक एक पॉइंट कवर किया हूँ पूरी। ठीक है, ये लूसेंट समझ रहे हैं ना, रामबाण के तरीके से काम करेंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, पीसीएस की भी, मैं मेन पीसीएस के लिए बात कर रहा हूँ प्रेजेंट। जो हमारा बीपीएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस लगा हुआ है ना, इसके लिए तो ये भी रामबाण है। आप इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि आप इसका जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ और इसका कट ऑफ दोनों क्लियर कर जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो मेरा कहना ये है कि आप प्रीलिम्स के लिए इससे बाहर कहीं ना पढ़ें। ठीक है, यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो, मतलब किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और रही बात फिर वनडे एग्जाम। ठीक है, वनडे एग्जाम की, वनडे एग्जाम में एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, हाँ, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपी, यूपी ट्रिपल एस सी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए तो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, तो इन सब एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। डोसेंट का महत्व कितना है सबको पता है। अब मैं इस पे महत्व आपको नहीं बताऊंगा, आपको सबको पता है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप प्रीलिम्स अगर पढ़ना है, प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ डोसेंट पे रिलाय करें, मैं ये कहूँगा। ठीक है, आप अभी तक जितना भी पढ़े हैं कुछ तो कुछ जरूर पढ़े हुए हैं। आप कोई बिगिनर नहीं है, आप कोई बिगिनर नहीं है, इसमें कुछ लोग बिगिनर होंगे। ठीक है, उनको बिगिनर होंगे लेकिन उनको भी समस्या नहीं आएगी पढ़ने में, समझ रहे हैं? तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिए। ठीक है, और अपने जो नॉलेज है उसको इनहेंस कीजिए, बढ़ाइए। ठीक है, और इसके बाद मैं वो सीरीज चलाया था, इसके क्वेश्चन एमसीक्यू की सीरीज, एमसीक्यू वाली भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी मेरी ज्यादा क्लास हो गई थी, इस वजह से मैं अभी ले नहीं पा रहा था। ठीक है, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पहले इसको कर लीजिए। मैंने एमसीक्यू भी कराया है। जैसे आप यहाँ से थ्योरी पोर्शन करेंगे, फिर वहां से हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर लेंगे, तो यहाँ से जो हमारा मतलब कंसेप्ट है वो फैक्ट के साथ पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग, और आप लोगों से एक चीज और है कि आप लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें भाई। जब तक लाइक नहीं करेंगे मैं पता ही नहीं चलेगा कि यार कौन हमें मतलब इस कंसेप्ट को लाइक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा हमारे कंटेंट को, है जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी किसी को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग लाइक भी करें भाई, सब्सक्राइब कराएं यार, अपने दोस्त यार को शेयर करो भाई, अपने रिश्तेदार नातेदार कहीं पे भी, कोई भी मोबाइल हो सब में उसमें सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। हम लोग, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमने आपको सारे सेशन देने का वादा किया है, पूरी कंप्लीट इसको करा रहे हैं। उधर मैं मैथ की सीरीज भी चलाया हूँ, मैथ कंप्लीट मैथ कराने के लिए मैं, कोई भी आपको फ्री में नहीं कराएगा, पैसे लेकर भी नहीं कराएगा, इतना अच्छा तो मैं करा रहा हूँ। मैं उसमें कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सब कुछ हो रही है भाई, मैथ की भी। तो
ये सीरीज देखिए, दो के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ की भी और ये लोशन की भी, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन। ओके। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, मेडावल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत, यानी भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले हुआ। तो जो हमारा मध्यकालीन भारत की स्टार्ट होती है, जब अरबों का आक्रमण शुरू होता है तब से स्टार्ट हो जाता है। और अरबों का आक्रमण जो शुरू होता है वो लगभग 700 ईसा पूर्व शुरू होता है, ठीक है। तो 700 ईसा पूर्व से लगभग ये स्टार्ट हो जाता है। 712 में क्या होता है, अरब जो है सिंध प्रांत पर आक्रमण करते हैं। अरब सिंध प्रांत पर आक्रमण करते हैं। फर्स्ट अरब जो आया था वह था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह पहला सफल आक्रमण होता है, जो कि सफल हुआ था। अरबों की सिंध पर विजय हुई थी 712 में, इन लोगों ने आक्रमण किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, विजयी भी हुए। आक्रमण के समय जो सिंध का दाहिर, यहाँ का जो शासक था वह कौन था, दाहिर था। तो इस अरब में, अरब के फर्स्ट आक्रमण के टाइम पे सिंध का शासक कौन था, तो क्या कहोगे, दाहिर था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। चलिए आगे। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य जानते क्या था, धन दौलत इकट्ठा करना। भाई वो देखिए, अरब अरब समझ रहे हैं ना। देखिए, अब मैं आपको मैप बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इधर का जो क्षेत्र है ये अरब क्षेत्र है, क्या है, ये अरब वाला क्षेत्र है यहाँ पे। और इधर यहाँ पे क्या है, ये हिंद महाक्षेत्र है। ये क्या है, हिंद का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे मध्यकालीन जो बाहरी अरब अरब यात्री आए, वो लोग आक्रमण किए यहाँ पे। यानी कि हम बात कर रहे हैं यूरोप लोगों की, ठीक है, यूरोपीय लोगों की। उसमें से कुछ हमारे एशियन लोग के भी थे। तो जो अरब से सटे हुए जो देश हैं, अरब अरब से, अरब सागर से, सागर लिख लीजिए, ठीक है, सागर से जो सटे हुए देश हैं, इन सब की बात कर रहे हैं। तो यह एक मोहम्मद बिन कासिम जो था, यह भी एक यही का यात्री था, जो हमारे भारत पे आया आक्रमण करने, ठीक है। ये आया यहाँ पे समुद्री रास्ते से, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले ये सिंध में, सिंध समझ रहे हैं, सिंध कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे पहले ये ऐसे आया था। यहाँ पे इसने आक्रमण किया था, ये सिंध क्षेत्र है, ठीक है, सिंध क्षेत्र। आगे देखते हैं, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अरब यात्री कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं ना। सबसे पहले अरब का आक्रमण हुआ, ठीक। चलिए, हाँ, तो ये क्या करते थे, धन दौलत लूटते थे, और लूट के क्या करते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी इनका करना उद्देश्य था। इनका एक उद्देश्य और भी था कि भाई हमें धार्मिक रवैये पे भी चलना है, धार्मिकवाद भी अपना फैलाना है, अपने धर्म का भी हमें प्रसार करना है। ये धर्म का अपने प्रचार प्रसार भी करते थे। कौन सा धर्म था इनका, इस्लाम धर्म, ठीक है, ये नहीं मुस्लिम, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब आगे। चलिए अब देखिए, महमूद गजनबी, ठीक है। फर्स्ट कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, अरबी यात्री। और ये सेकंड कौन है, मोहम्मद महमूद गजनबी है। महमूद गजनबी कब आया था, ये आया था 932 में। और अल्पदगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अल्पदगीन ने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी 932 में। इसकी राजधानी जो बनी, गजनी बनी, ठीक है। अल्पदगीन की जब मृत्यु हो गई,
देखिए अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात गजनी में परितिगीन परितगीन की शासन आ गई। तो परितगीन का शासन कब आया, तो अल्पतगीन के बाद आया। ठीक है, अल्पतगीन कहाँ था, तुर्की शासक था ये। देखो अभी तक अरबी आए थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ कौन था, तुर्की शासक था, महमूद गजनबी तुर्की शासक था। और इसके जो पूर्वज थे वो थे गजनबी। गजनबी मतलब अल्पतगीन, यानी गजनी साम्राज्य के शासक थे। गजनी साम्राज्य के शासक कौन थे, अल्पतगीन। ठीक है, राजधानी इन्होंने गजनी को बनाई थी। और अल्पतगीन का जो उत्तराधिकारी आया, अल्पतगीन के बाद जो गद्दी संभाली, शासन संभाला, वह कौन था, परितिगीन था, परितिगीन। ठीक है, और इसी के शासनकाल में क्या हुआ, 972 से 977 में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हो गए। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण तुर्क सरदार का परितगीन के शासनकाल में हुआ था, 972 से 977 के बीच में। और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जो हुआ, पंजाब में शाही वंश था। कौन सा वंश था, शाही वंश का शासक। और शासक कौन था यहाँ का, जयपाल जी थे। तो जयपाल यहाँ के शासक थे जब तुर्कों ने आक्रमण किया। कहाँ पे किया, पंजाब में किया। वह भी पंजाब में ही किया था, पंजाब के सिंध प्रांत में किया था, महमूद गजनवी में भी, अरे मोहम्मद बिन कासिम ने भी, यानी कि अरब यात्री ने भी यहीं पे किया। और ये महमूद गजनवी में भी कहाँ पे किया, इसने भी पंजाब में ही किया, पंजाब के सिंध प्रांत। ठीक है, आगे चलिए। अल्पतगीन की बात करें तो अल्पतगीन का गुलाम जो था उसका दामाद सुबुक्तगीन हुआ। अल्पतगीन का गुलाम या दामाद सुबुक्तगीन हुआ। और अल्पतगीन ने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना भी की थी, इसको याद रखिएगा। सुबुक्तगीन इसका दामाद है। और 977 ईस्वी में गजनी पर गद्दी पर बैठा। गजनी पे गद्दी पर कब बैठा, सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में बैठा। ठीक है, आगे देखते हैं। महमूद गजनबी जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, महमूद गजनबी कौन था, सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, और इस जिसका जो जन्म हुआ 971 ईस्वी में हुआ था, 971 ईस्वी में। तो ठीक है, अब आप लोग शासन काल इसका जो है क्रम वो लिख लीजिए। तो शासन काल का क्रम क्या लिखेंगे, भारत पर आक्रमणकारियों के, देखिए भारत पर आक्रमणकारी आक्रमण का क्रम तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन आए, अरब आए, अरब यात्री। अरब यात्री नंबर 1 पे है। और सेकंड पे कौन है, तुर्क है, तुर्क तुर्क। और तुर्कों में जो आया वो आया मोहम्मद बिन गजनबी, महमूद गजनबी, सॉरी महमूद गजनबी आया। महमूद गजनबी के जो शासक हुए वो कौन हुए, सबसे पहले तुर्क शासक जो हुआ वो कौन हुआ था, अब वो हुआ था अल्पतगीन। क्या हुए, अल्पतगीन, अल्पतगीन। और अल्पतगीन के बाद कौन हुआ था, पीरितिगीन। क्या कहोगे, पीरितिगीन, पीरितिगीन। ठीक, और पीरितिगीन के बाद कौन हुआ, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। देखो सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का जो पुत्र हुआ वह हुआ महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। क्या कहोगे, ओके नेक्स्ट। तो महमूद गजनबी हुआ। और महमूद गजनबी ही था जो तुर्क यात्री था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, फर्स्ट तुर्क। ठीक है, याद रखिए, ये क्रम भी याद रखिए। ठीक है, चलिए। इसका जन्म 971 में हुआ था। आप लोग समझता ना क्या हम कह रहे हैं। चलिए, अपने पिता का के काल के बाद, अपने पिता के इंतकाल यानी काल में ही इसने क्या किया था, महमूद गजनबी ने खुरासान पर शासक किया था। खुरासान का शासक रहा। खुरासान में ये शासन कर रहा था जब इसके पिताजी सुबुक्तगीन थे। ठीक है, महमूद गजनवी ने 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर, 998
ईस्वी में गद्दी पर बैठा 27 वर्ष की अवस्था में था, और हम लोग क्या कर रहे हैं, 27 वर्ष की अवस्था में होते हुए भी क्या कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। देखिए कितनी प्रगति थी उस टाइम पे। हाँ बताइए, ये लोग शासन करने पे आ गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तैयारी कर रहे हैं। हम घर के भरोसे बैठे हैं, हाँ माँ बाप के भरोसे बैठे हैं, माँ बाप से पैसे ले रहे हैं, भाई से पैसे ले रहे हैं, अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं है। और यहाँ पे देखो ये शासन करना शुरू कर दिया 27 वर्ष के। चलिए आगे देखते हैं। बगदाद खलीफा अल आदिर बिल्लाल, क्या कहोगे, अल आदिर बिल्लाल ने महमूद गजनवी के पद को भी मान्यता दे दी थी, और इसको क्या कहा, यामनी उद्दौला तथा यामनी उल मिल्लात की उपाधि भी थी। तो बगदाद का जो खलीफा था उसने इसको मान्यता भी दी कि भाई जाओ आप शासन करो महमूद गजनवी को, और इसे 2 उपाधियां भी दी इसने, कहा कि यामनी उद्दौला और यामनी उल मिल्लाह की उपाधि है, मतलब आपको इस नाम से भी पुकारा जाएगा। देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था भाई इसने, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था भाई, वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्त करना था, सिर्फ धन का उद्देश्य। अरब आए वह भी धन लूटे, और ये तुर्क आए, इनका भी उद्देश्य क्या था, भारत से धन संपदा को लूट कर अपने राज्य में, कहां पे, गजनी में ले जाना। कि भारत जो था भाई प्राचीन काल में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए होता क्या था कि सोने की चिड़िया इसको क्यों कहा जाता है, अगर देखा जाए तो सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, सोने की चिड़िया, चिड़िया इसको क्यों कहा जाता है, तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे होता क्या था कि हमारे जो मंदिर थे, क्या कहेंगे, मंदिर, मंदिर हैं, इन सब में, और हमारे जो शासक थे बहुत ही सोना भरा हुआ था इन मंदिरों में, बहुत सारा सोना, मंदिरों में सोना बहुत ज्यादा था, और हमारे जो शासक थे इनके पास भी धन दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए भारत पे क्या कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया था। यहाँ पे हर चीज का उत्पादन होता था, हर चीज किया जाता था, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया भारत को। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ही था जिसको क्या कहा गया, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा गया। यह मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, याद रखें। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया वह 1000 ईस्वी में किया था, और पेशावर के कुछ भागों में अधिकार करके देश अपने लौट गया, पेशावर के कुछ भाग पे अधिकार किया और अपने देश में वापस चला गया। तो सबसे पहले कब आक्रमण किया था, 1000 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में शाही राज्य, राजा जो थे राजपाल, जयपाल, सॉरी, शाही राजा कौन थे, शाही शासक जयपाल थे, जयपाल के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था, और जयपाल की क्या की, पराजय कर दी, जयपाल हार गए। और महमूद गजनवी ने 1008 में नगर कोट के विरुद्ध क्या किया, हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई। तो नगर कोट में भी इसने आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, वह कब किया, तो 1008 ईस्वी में किया, और कहा कि यह मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत है हमारी। महमूद गजनवी देख सकते हैं कि जो बाहरी शासक थे वह कितना अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के चलते कि हमें तो जीतना है और हम जीतेंगे। बताइए दूसरी जगह से आकर के, दूसरे भी नगर में, दूसरे क्षेत्र में आकर के या लड़ाई करके जीत के जा, इतना गट्स। लेकिन हमारे जो शासक थे उनके क्षमता नहीं थी, वो अपने क्षेत्र में भी राजा नहीं थे। यानी कि कहते हैं कि शेर शेर ही होता है, शेर शेर होता है, चाहे क्षेत्र किसी का भी हो, क्षेत्र किसी का भी हो। बस अब मैं यही कहूंगा कि जो हमारे शासक थे उस समय, भारतीय शासक, वो गीदड़ के जैसे थे एक तरीके से, क्या कहेंगे, गीदड़ थे, गीदड़, गीदड़। आप बुरा मत मानिएगा, तब गीदड़ ही थे।
लड़ाई नहीं कर पाते थे, डर जाते थे, इनके पास सेनाएं भी अच्छी होती थी, लेकिन फिर भी ये लड़ते नहीं थे, डर बस। फिर चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनबी ने थानेसर, चक्रस्वामी और कांस्य निर्मित आदमकद की प्रतिमा से गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। गजनबी जो था थानेश्वर के चक्रस्वामी ने की कांस्य मूर्ति को क्या किया, आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि पर देखते हैं। महमूद गजनबी ने सबसे चर्चित आक्रमण जो था वह 1025 का सोमनाथ था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, सोमनाथ मंदिर गुजरात में सौराठ के गुजरात में इसने आक्रमण किया था 1025 में। और क्या किया कि यहाँ के जो सोमनाथ का मंदिर था, इस मंदिर को तोड़ा और तोड़ करके यहाँ के धन संपदा को लूटा, और लूट करके यहाँ का जो सोमनाथ का मंदिर का जो लिंग था, शिवलिंग था, उस शिवलिंग को तोड़ दिया, और तोड़ करके एक को ले जा करके उसने अपने शासन का, जहां पे इसकी गद्दी थी वहां पे पैर रखने के लिए बनाया। और एक जो था, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा इसने कसाईयों को मांस काटने के लिए दिया, मांस काटने के लिए दिया। और फर्स्ट टुकड़े को इसने अपने पैर के नीचे। अब समझ सकते हैं कि कितनी बर्बरता थी इन लोगों के अंदर। ये लोग क्या करने आए थे, हम लोगों को लूटने और बर्बाद करने आए थे। यहाँ के मंदिरों में इन्होंने किस हद तक तोड़फोड़ की, आप देखते हैं, समझ रहे। चलिए आगे देखते हैं। तो मंदिर की लूट की और करीब 20 लाख का दिनार जो संपत्ति थी उनके हाथ लग गई। महमूद गजनबी अपने हाथ से ले। और सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक जो थे बेचारे, महमूद ने आक्रमण किया अहिलवाड़ा के शासक पर। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों का आक्रमण हुआ। देखो, जाटों ने थोड़ा बहुत हिम्मत बनाई और कहा कि मैं इसको अपने यहाँ की संपत्ति नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, तो सोमनाथ के मंदिर की जो संपत्ति ले जा रहा था, तो जाटों ने आक्रमण किया, आक्रमण करके कुछ संपत्ति लूट पाए, कुछ ही संपत्ति लूट पाए, ज्यादा नहीं लूट पाए। तो हुआ क्या, जब यहाँ पे जाते समय इन जाटों ने आक्रमण किया, इस महमूद गजनबी को, महमूद गजनबी ने जानते क्या कहा, महमूद गजनबी ने कहा कि आप लोग जो है ना, अभी मैं इसका जवाब आपको दूंगा, आपको इसका जवाब मिलेगा। मैं आपको अभी फिर लौट के आऊंगा और दोबारा मैं अपना फिर वो आया भाई, वो उसने कहा तो वो आया। और क्या हुआ कि बस भाई वो आया, और आय करके 1028 में, अभी 1027 में, करीब 1027 में आकर के इसने जाटों को फिर से आक्रमण किया और जाटों को हरा। क्यों, उस समय भाई सही से नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इतनी संपदा नहीं थी ना, संपदा के खो जाने का भी डर था, क्योंकि इसे लूटने का उद्देश्य यहाँ पे था, मेन उद्देश्य भारत आना लूटना ही था ना, तो अपने धन तो खो नहीं सकता था। इसलिए उस समय इसने मतलब या फिर अच्छे से लड़ाई नहीं की थी, युद्ध नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये 1027 में आया तो जाटों को हराया। ठीक है, आगे देखते हैं। सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, 12 आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। यह गुजरात की अरब सागर के तट पर है, गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू कराया। सरदार वल्लभ भाई ने इसका पुनर्निर्माण कराया और 11 मई 1991, 11 मई 1951 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। बस अब देख सकते हो भाई, हमारा ये साला जो महमूद गजनबी आया है, महमूद गजनबी लूटा टोटा फोड़ा, ठीक है, लेके गया लूट फूट के। फिर हुआ क्या कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई जी ने इस मंदिर का जो
सोमनाथ का मंदिर था, उसका पुनर्निर्माण कराया और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे उस टाइम पे 1951 में, उन्होंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए ये जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रचलन है, प्राण प्रतिष्ठा कोई नया नहीं है। देखिए जैसे अभी देखिए अभी प्रेजेंट में जो वहाँ का राम मंदिर है, राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर, ठीक है, तो राम मंदिर में हमारे पीएम जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, मोदी जी ने भी क्या किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी, प्राण प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा की थी। कब की थी, वह कब था हमारा टाइम बताइए, वह 2023 में हुआ। ठीक है, 2023 में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी जनवरी के टाइम। ठीक है, तो हमारे और तभी तो ये मंदिर की मान्यता हो गई और लोग यहाँ पे अपने दुख संकट को लेकर के जाते हैं। ठीक है, और अपनी समस्या का समाधान पाए। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा कोई नया नहीं, प्राण प्रतिष्ठा पुराने समय से चली आ रही। और राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था। राजेंद्र प्रसाद के पहले जो होता था, जो हमारे शासक हुआ करते थे, जब कोई यहाँ पे ये राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, तब के टाइम की बात करें तो उस टाइम पे भी होता था। उस टाइम पे जो राजा या शासक हुआ करते थे वो प्राण प्रतिष्ठा, मंदिरों में पूजा करते थे, पूजा करके वही प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी। पूजा करना ही प्राण प्रतिष्ठा होता है। चलिए, महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो हुआ ये देखिए 1027 में हुआ जाटों को। देखिए फिर से आया है 27 में लड़ने, वहां पे जाटों ने इसको जाते समय बेचारे को परेशान किया। इस इसको जाटों ने परेशान किया, कहा कि मैं धन नहीं ले जाने दूंगा। जाटों ने तो कहा कि रुको बेटा, फिर से लौट के आएंगे तो बताएंगे। और आया 1027 में, फिर उसने क्या किया, लड़ाई किया जाटों के विरुद्ध। और गजनी की जो मृत्यु हो गई वो 1030 में थी, 1030 में इसकी मौत हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी ही था। महमूद के सेना में देवा देवानंद राय क्या कहोगे, और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरुखी अहमद गजनवी, महमूद गजनवी के दरबार में, महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहता था, अलबरूनी था, फिरदौसी था, उतबी था और फरुखी, उतबी, फरुखी, फिरदौसी और अलबरूनी। ठीक है, ये चार क्या थे, महमूद गजनवी के दरबार में। कहाँ पे रहते थे, गजनी में। गजनी में थे भाई। यहाँ पे इसने शासन थोड़ी किया था, यहाँ तो पैसा लूटने। अब देखते हैं, अब यही आगे चल करके क्या होगा, ये अलबरूनी जो है ये भारत में राजदूत बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। ये मोहम्मद गौरी क्या था, यह भी मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। इसका 1073 ईस्वी में साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। तो गौरी कहाँ था, गौर का शासक, यह भी गजनी का ही था, छोटा सा राज्य, 1173। ठीक है, मोहम्मद गौरी। और भारत पर पहला आक्रमण इसने 1175 में किया। भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया। इसके मुल्तान के विरुद्ध किया, मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी के दूसरा आक्रमण जो हुआ 1178 ईस्वी में हुआ, वह हुआ पाटन, गुजरात में हुआ था। शासक वहां तक कौन था, भीम सेकंड था। वहां का शासक भीम सेकंड था। गौरी को पूरी तरह से परास्त किया। तो गौरी को पूरी तरह से परास्त किया भीम सेकंड ने। फर्स्ट टाइम परास्त किया, लेकिन उसके बाद ये भी हार जाता है। ठीक है, तो 1178 में पाटन, गुजरात में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और वहां का शासक जो था भीम सेकंड, इसने गौरी को परास्त किया। मोहम्मद गौरी भारत में के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी। क्या हुआ कि जो इसका मोहम्मद गौरी का गुलाम जो हुआ करते थे, उनको शासन यहाँ का दे करके अपने देश गजनी लौट गया। और मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 में कर दी गई।
15 मार्च 1206 में कर दी गई। और फिर उसके बाद आता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह आकर के क्या करता है? दास वंश, दास वंश, दास वंश, दास वंश की स्थापना करता है। दास वंश की स्थापना। ठीक? आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे, वो एक बार देख लीजिए। देखिए, दास वंश या फिर गुलाम वंश। देखिए, गुलाम वंश भी से चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध इसने लड़ा था 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच। इसमें चौहान जी विजयी हुए और इसको छोड़ दिए। यही सबसे बड़ी गलती थी चौहान जी की। चौहान ने जब इसको परास्त किया तो इसको निपटा देता। अगर निपटा देता तो ये सल्तनत काल हमें पढ़ना पड़ रहा है, ये सल्तनत काल तो नहीं दिया था। सल्तनत काल अगर ना आता, क्या होता कि हमारे भारतीयों का शासन होता और हम भारतीयों का शासन यहाँ पे पढ़ रहे होते। इस समय क्या कर रहे हैं हम लोग? कहीं अरबी का, कहीं तुर्की का, कहीं गजनी का, इन सब लोगों का शासन सल्तनत का। ठीक है, क्या कहेंगे कि चौहान जी ने विजयी हुए और फिर इसके बाद तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ भाई 1192 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो गोरी यहाँ पे अब विजयी हुआ। देखो, जिंदा छोड़े यहाँ पे, ये साला यहाँ पे आया, फिर से लड़ा, चौहान जी को हराया और यहाँ पे विजयी हो गया। और चंदावर का युद्ध भी हुआ 1194 को गौरी और जयचंद के बीच में। गौरी क्या हुआ? विजयी हुआ। गौरी इसमें विजयी हुआ। अब देखना, ये चंदावर का युद्ध इसीलिए हुआ कि देखिए, ये जो जयचंद्र जी थे, जयचंद्र ने क्या किया, ये परेशान हो गया था पृथ्वीराज चौहान जी से। पृथ्वीराज चौहान ने भाई इसकी पुत्री जो थी संयोगिता, जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को उठा लिया था। तो जयचंद्र की पुत्री को ये अगवा कर ले गया चौहान जी ने, पृथ्वीराज चौहान। तब ये क्या हुआ? ये गुस्सा गया, जयचंद्र गुस्सा आया और ये कहा कि इसका देखो, ये खुद तो मुकाबला इसका कर नहीं सकता था। तो इसने कहा कि ऐसा है, मैं किसी बाहरी को देखता हूँ। तो बाहरी उस समय क्या आया, कौन आया था? वो गोरी जी है। गोरी आया था। तो गोरी से इसने क्या कहा गोरी को कि आइए मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तो गोरी को इसने आने का जो है मार्ग प्रशस्त किया, मार्ग बताया और वो आया, कहा कि हाँ हाँ आओ हम साथ देंगे। तो जयचंद ने साथ भी दिया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एक टाइम पे जब जयचंद को लगा कि यार नहीं, हमने तो इसको जिस काम के लिए बुलाया था ये तो उससे विवाद कर रहा है। तो जयचंद्र भी इसके विरुद्ध लड़ाई की और चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र परास्त हुआ भाई और गोरी जो है विजयी होगा। गोरी विजयी। तो मतलब ये खुद का, देखिए, इन्होंने खुद बुलाया और खुद ही हारे, खुद ही मार खाए। इनसे ज्यादा मूर्ख भारतीयों से ज्यादा हमको नहीं लगता कोई होगा। भारतीयों से ज्यादा मूर्ख कौन होगा बताइए? तुम खुद ही बुला रहे हो और खुद ही मारे जा रहे हो। खुद ही बुलाए और खुद ही मारे जा रहे हो। हमको तो नहीं लगता कि बहुत सही है। तो ये हुआ था। अगर देखते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वी चौहान का सेनापति जो था स्कंद, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद। ठीक है, प्रथम। अरे सल्तनत काल, सल्तनत काल हम लोग यहाँ से पढ़े। देखते हैं, गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में, जब महमूद गजनबी नहीं मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 में, तो तब गुलाम वंश की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या हुआ? संस्थापक हुआ। और गोरी का गुलाम क्या हुआ था? इसका गुलाम था गोरी का गुलाम। चलिए हम देखते हैं। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं? बंदगाह कहते हैं। और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। सैनिक सेवा के लिए खरीदते थे गुलामों को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपना राज्याभिषेक 24 जून जो है 1206 में किया था। 24 जून 1206 में राज्याभिषेक हुआ। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाई थी
आगे देखते हैं मंगोल आक्रमण, थोड़ा सा देख लेते हैं। मंगोलों का भी आक्रमण हुआ। देखिए मंगोल आए भाई, मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। तो गोबी का जो मरुस्थल है, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे है गोबी का मरुस्थल। इस गोबी के मरुस्थल में रहने वाले जो मंगोली थे वह भारत पर आक्रमण करने वाले थे। और वह क्या हुआ, घूमते फिरने वाली अर्ध अर्ध सभ्य जाति थी। और उनका मुख्य उद्देश्य पेशा क्या था, घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। ठीक है, और बहुत गंदे रहते थे साले ये। ठीक है, सभी प्रकार के मांस खाते थे। स्त्री विषय नैतिकता सर्वथा अभाव में थी। स्त्री विषय यहाँ पे नैतिकता नहीं थी, स्त्री के लिए कोई भी नैतिकता नहीं थी। असभ्य थे एकदम से ये मंगोल। यद्यपि माँ का भी सम्मान करते थे, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे, और विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। और उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में चेमुचिन उर्फ चंगेज खां, चेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, और जिसे महान चंगेज खान की उपाधि दी गई। और यह श्रापित दोनों पुकारा गया, इसे श्रापित भी पुकारा गया और महान भी पुकारा गया। पिता इसका कौन था, वह था येसुगाई बहादुर, येसुगाई बहादुर। यह इसने भी आक्रमण किया था, कौन, चंगेज खान। कब किया था, 1163। ठीक, नहीं जन्म हुआ 1163 में, फिर उसके बाद आया आक्रमण। आगे देखते हैं कि कुतुब मीनार की जो नींव रखी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण किसने, ऐबक ने ही किया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में। अब 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, अजमेर में। इन दोनों का भी निर्माण किसने करवाया, ऐबक ने करवाया। और कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में। कुतुब मीनार की भी नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसे क्या है, इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों रुपए दान करने वाला था, ये थोड़ा सा दानी टाइप था, इसलिए क्या कहते थे, इसको लाख बख्श कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, 1199। और इस इमारत में पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। शेष मंजिल का निर्माण 1229 ईस्वी में किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कुतुब मीनार जो बनाई गई वो फर्स्ट मंजिल बनाई गई थी, सिर्फ फर्स्ट मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। उसके बाद जो शेष मंजिल बनाई हुआ इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया भाई। और ऊंचाई इसकी कितनी है, 225 फीट, 4 मंजिल बनाई गई थी। और कई वर्षों में इमारत आंधी तूफान भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। समय समय पर वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी इमारत की मरम्मत कराई थी, इमारत की मरम्मत कराई। और फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिली नष्ट हो गई। फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ, फिरोज तुगलक आया, बिजली गिरी और वह क्या हुई, चौथी मंजिल नष्ट हो गई फिरोज शाह तुगलक के समय। जिसके कारण क्या हुआ, फिरोज ने 2 छोटी मंजिलें बनवाई। तो 2 छोटी मंजिलें किसने बनवाई, फिरोज तुगलक ने बनवाई। किस पर बनवाई, बताइए किस पर बनवाई, क्या कहेंगे, या कुतुब मीनार ही था भाई। कुतुब मीनार पे ही कितने शासक आए, देखिए कितने शासक आए इस पर। सबसे पहले कौन आया, कुतुबुद्दीन ऐबक, लिख लीजिए कुतुबुद्दीन था। फिर उसके बाद कौन आया, इल्तुतमिश ने बनवाया, देखो। फिर उसके बाद कौन बनवाया, इल्तुतमिश बनवाया। ठीक, इल्तुतमिश 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 के बाद किसने आया, कौन बनवाया भाई, जब ढह गई, इसने 4 मंजिला करवा दिया था इल्तुतमिश ने, इसने 1 मंजिला करवाया। फिर उसके बाद आगे चलते समय कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी आ गया। ठीक है, अलाउद्दीन
खिलजी आया, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी आया। अब खिलजी के बाद कौन आया? मोहम्मद, मोहम्मद तुगलक भी इसने करवाया था, तुगलक, मोहम्मद तुगलक ने भी निर्माण करवाया। फिर कौन आया? फिरोज शाह तुगलक आया। कौन आया? फिरोज शाह आया। फिरोज शाह तुगलक के बाद इब्राहिम लोदी ने भी इसकी मरम्मत कराई। तो लास्ट जो मरम्मत कराई थी इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम, इब्राहिम लोदी, ठीक, लोदी ने भी कराया था, ठीक है। लास्ट में लोदी जी ने क्या किया? मरम्मत कराई। फिर उसके बाद फिर इस कौन आया? फिरोज, फिरोज शाह ने, फिरोज शाह जो था, फिरोज शाह ने क्या किया था? छोटी छोटी मंजिलें बनाई थी, ठीक है। तो फिर छोटी मंजिलें बनाई थी, तो फिर उसके बाद फिर उसमें क्षतिग्रस्त हुई, तो फिर इब्राहिम लोदी फिर आया, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी अगेन आया और इसने सही किया, इब्राहिम लोदी। तो लास्ट में इब्राहिम लोदी ने करा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 5 मंजिला हो गई, देखिए, जिससे क्या हुआ कि इसको 5 मंजिला प्रोत्साहन नहीं किया था और 9 फीट बढ़ करके 234 फीट हो गई थी। अब देखिए आगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त करने वाला ऐबक ही सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक जी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक ने ही नालंदा विश्वविद्यालय पर ध्वस्त आक्रमण किया था, ठीक है, ध्वस्त किया, आक्रमण किया। और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके लाहौर में इसको दफनाया गया था, मृत्यु हो गई। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद इसे लाहौर में दफना दिया, ठीक है। 1210 में इसकी मृत्यु हुई, चौगान खेलते समय हुई। दफनाया कहाँ गया ये पूछा जाता है सिर्फ, कि दफनाया कहाँ गया? तो उसे लाहौर दफनाया। तो ऐबक उत्तराधिकारी जो हुआ आराम शाह हुआ। आराम शाह ने क्या कहा कि इसने 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह ने 8 महीने तक शासन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आराम शाह की हत्या कर दी गई इल्तुतमिश के द्वारा, और इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जे कर, दिल्ली पर गद्दी पे इल्तुतमिश कब बैठा? 1211। तो आराम शाह की मृत्यु करने के बाद, आराम शाह की हत्या करने के बाद 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह का उत्तराधिकारी किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बाद कौन था देखते हैं। इल्तुतमिश तुर्किस्तान इलबरी तुर्क था, ऐबक का गुलाम और दामन। इलबरी तुर्क भी था और ऐबक का गुलाम और दामन, ठीक है। देखिए जो हम ऐबक था, वह ऐबक, ऐबक क्या किस वंश का था? क्या 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 कहोगे? दलाम, दास, दास या फिर मामलूक वंश। क्या कहोगे? मामलूक वंश। मामलूक वंश इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये दास था, दास, दास, इसलिए मामलूक वंश। फिर दास, दास, ठीक है, हाँ। और ये क्या था? इसका जो दास हुआ वह कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। इसका दास कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। तो गुलाम वंश के मामलूक वंश का शासक ऐबक था और इल्तुतमिश क्या था? यह कौन था? यह इलबरी तुर्क, इलबरी तुर्क, ठीक है, इलबरी तुर्क, इसका दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर भी था और इल्तुतमिश ने लाहौर की राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली में लाया। तो लाहौर की राजधानी को ये कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया भाई। सबसे पहले दिल्ली कौन ले गया? इल्तुतमिश ही था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, याद रखिएगा इसको, कि लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने ही की थी। और हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण भी देहली एक पूहना, दिल्ली एक पूना के निकट करवाया, दिल्ली एक पूना के निकट करवाया। इल्तुतमिश ही था जिसने हौज ए सुल्तानी या फिर राजा का तालाब का निर्माण दिल्ली एक पूहना के निकट कराया, मतलब दिल्ली के पास का क्षेत्र। इल्तुतमिश का पहला शासक जो था, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वरीयता स्वीकार कर ली। तो इसने क्या था कि बगदाद गया, बगदाद से खलीफा जो थे उनसे सुल्तान पद की वैधिकता ले ली और यह सुल्तान की उपाधि
धारण किया। इल्तुतमिश ही था सबसे पहले जिसने ये सुल्तान की उपाधि धारण की। अभी देखते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हुई। तो 1236 में इल्तुतमिश मर गया। तो चंगेज खां से बचने के लिए खारिज्म के सम्राट अलाउद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ पे शरण नहीं दी थी। तो खारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन जो थे, जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी। चंगेज खान भाई उसको दौड़ाया था, चंगेज खान दौड़ाया था, मंगोल था। इल्तुतमिश ने जगह नहीं दी रुकने के लिए जलालुद्दीन। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन बैठा। रुकनुद्दीन क्या था? या एक अयोग्य शासक था और अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छा रही थी। तो छाई रही भाई, उसके पीछे से उसकी मम्मी लगी हुई थी रुकनुद्दीन की, तब ये शासन कर रहा था। इसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी रुकनुद्दीन के अंदर। तो क्या हुआ कि रुकनुद्दीन आया, तो रुकनुद्दीन का विरोध करने के लिए उसकी जो पुत्री थी, इसकी इल्तुतमिश की पुत्री, तो इल्तुतमिश की पुत्री ने क्या किया? इस पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश की पुत्री ने आक्रमण किया एक तरीके से। हुआ क्या कि इसको लोगों ने, जो था ये अयोग्य था इतना, तो इसको गद्दी से उतार दिया गया। जब गद्दी से उतार दिया गया तो यह जाकर के इसकी जो पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम है रजिया। रजिया क्या कहोगे? रजिया। रजिया तो रजिया ने लाल साफा कुर्ता पैजामा पहन करके क्या हुआ कि ये निकल गई। ठीक है। और निकलने के बाद क्या हुआ? चुर के तहत चहलगानी जो सरदार बनाया गया, तो ये देखिए 40सा सरदार ही किसको गद्दी पे बैठाना है, किसको उतारना है, तो उसके सामने आकर के आ गई। ठीक है। तो पहली बार, और इसने कहा कि ये बताइए हमारे पिताजी ने हमें गद्दी पे बैठने के लिए कहा था, अब ये बताइए कि हमें गद्दी क्यों नहीं मिल सकती भाई? तो जनता का डर आया, तो जनता ने कहा कि भाई मिलनी चाहिए। हाँ, जनता ने कहा कि मिलनी चाहिए, तो फिर इसको रुकनुद्दीन को हटाया गया। रुकनुद्दीन को कि भाई वो शासक अयोग्य था, तो इसको हटा दिया गया। और रजिया बेगम जी को क्या हुआ कि पहली महिला मुस्लिम जो शासक बनी, उसको गद्दी पे बिठाया, पहली महिला। ठीक है। रुकनुद्दीन को हटाया गया। तो कौन हटाते थे, कौन बिठाते थे? वहां चुर्क एक चहलगानी होते थे, यानी 40 सरदारों का ग्रुप होता है। क्या कहते? 40 सरदारों का ग्रुप। ठीक है। ये लोग पढ़ लो। इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। और सबसे पहले शुद्ध अरबी के जो सिक्के थे, इल्तुतमिश ने ही चलाया था। चांदी का टका और तांबा का जीतल था। तो चांदी के जो सिक्का था उसको टका कहा गया, तांबा जो था उसको जीतल कहा गया। यह कौन चलाया था? इल्तुतमिश ही था। तो इसने एकता प्रणाली भी चलाई थी भाई, एकता प्रणाली भी चलाई। और 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन किया। एकता प्रणाली समझते हैं ना? जैसे जो राज्य की सेवा कर रहा है, तो उसको उसके बदले में जमीन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रजिया थी पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा, देखिए चोंगा जैसे काबा कहा जाता है, कुल्हा मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में मुंह खोलकर जाने लगे। ठीक है। आगे देखते हैं। रजिया ने मालिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आकूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। तो रजिया ही थी जिसने जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आकूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। और गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों में से तुर्की अमीर के विरुद्ध हो गए और उसे जो है बंदी बना करके दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया गया। इसको बंदी बना लिया गया भाई। यहाँ पे भाई यह किसी को बाज नहीं आया कि कोई महिला हम पे शासन करे। तो ये जो सरदार थे, सरदारों को बाज नहीं आया। तो सरदारों ने क्या कहा? 40 जो सरदार थे, 40 सरदार, इन्होंने
ये जो रजिया सुल्तान थी इसको गद्दी से उतार दिया, कहा कि नहीं तू नहीं बैठ सकती, महिलाओं को बैठने का कोई वो नहीं है। और तो महदीज को उतार दिया और क्या कहा कि मौजूद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर उठाया, ठीक है। और एक चीज बताइए कि जब ये अमीर ए याकूब जमालुद्दीन याकूत हुआ तो क्या होता था कि जब रजिया घोड़े पर चढ़ती थी, घोड़े पर चढ़ती थी, घोड़े पर तो यह हाथ से नीचे, हाथ पैर में हाथ रखता था, हाथ में हाथ रख करके, हाथ पे इसके पैर रख करके रजिया घोड़े पर चढ़ती, घोड़े पर चढ़ती। तो क्या हुआ कि इसकी अफवाह फैल गई कि इसका ये जमालुद्दीन और याकूत, जमालुद्दीन याकूत जो थे और रजिया जी का प्रेम संबंध है, ऐसा कुछ अफवाह फैल गई। तो क्या हुआ कि रजिया जी ने एक से शादी कर ली, इसने इससे शादी नहीं की, वो ये किसी और से शादी कर ली। ये देखिए, हाँ, रजिया जी ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली, अल्तुनिया है, अल्तुनिया के साथ। फिर शादी करने के बाद क्या हुआ कि पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास की, लेकिन क्या हुई, असफल रही, ठीक है। और इसकी हत्या जो है रजिया जी की 13 अक्टूबर 1240 में कर दी गई, ठीक है। तो 1236 में 1236 में गद्दी पर बैठी और 1240 में इसकी मृत्यु कर दी गई और इसे गद्दी से उतार दिया, ठीक है। और डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया, डाकुओं ने की थी रजिया जी की मृत्यु। आगे देखते हैं, बहराम शाह बंदी बनकर उसकी हत्या मई 1942 में कर दी गई और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह, दिल्ली के सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। और बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में क्या हुआ, अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान के पद से हट करके नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। तो नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया इस अलाउद्दीन, सॉरी, बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा और उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। नसरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सी करके जीवन यापन करता था। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि टोपी सी करके जीवन यापन कौन करता था, तो नसरुद्दीन महमूद शाह नसरुद्दीन महमूद शाह सुल्तान था जो टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह। तो हुआ क्या कि बलबन जो था, बलबन का वास्तविक नाम वो बहाउद्दीन था, ठीक है। तो इसने क्या किया कि नसरुद्दीन को गद्दी से पदच्युत कर दिया, हटा दिया, गद्दी पर खुद बैठ गया, ठीक है। और इल्तुतमिश का गुलाम था ये, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। और इसने तुर्क चहलगानी का विनाश कर दिया, तुर्क चहलगानी जो 40 सरदारों का संगठन था उसको खत्म कर दिया बलबन ने। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन के द्वारा ही बसाया गया, सीरी नामक नगर ही इसने बलबन ने बसाया। 1266 में गद्दी में बैठा, ठीक है, याद रखिए। दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है किसने शुरुआत की, तो क्या कहोगे, रीति रिवाज किसका था, एक फारसी रीति रिवाज था। नवरोज त्योहार उत्सव जो मनाया गया वह भी बलबन के द्वारा। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके, नवरोज भी और सिजदा पैबोस भी, ठीक है। तो सिजदा और पैबोस कितने चलाया था, तो क्या कहोगे, बलबन, ठीक है, बलबन। और नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा यह भी बलबन नहीं कर थी, यह फारसियों का रीति रिवाज था भाई। फारसी साल का पहला दिन मनाते थे नवरोज त्योहार। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लव और रक्त की नीति अपनाई थी, लव और रक्त की नीति। और नसरुद्दीन महमूद बलबन को उलूग खां की उपाधि दे दी, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दे दी। और बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर क्या किया, दुरुस्त करा, कवायद करा, ठीक है। और बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध अमीर कवि जो थे अमीर खुसरो जी थे और अमीर हसन। तो अमीर खुसरो अमीर हसन कहाँ पे थे, बलबन के दरबार में थे, याद रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो हुआ शमसुद्दीन कैमूर, शमसुद्दीन कैमूर इसका अंतिम शासक, शमसुद्दीन कैमूर।
देखिए आपको क्रम याद है कि नहीं बताइए। दासवंश का, दासवंश यानी गुलाम वंश का। सबसे पहले ऐबक, ऐबक के बाद कौन आया? नसरुद्दीन। ठीक है, फिर नसरुद्दीन के बाद कौन आया? सही है, नसरुद्दीन को हटा करके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ बताइए? नहीं, बहराम साहब, समझो। तो सबसे पहले ऐबक, ऐबक के बाद बहराम साहब, बहराम साहब के जो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद नसरुद्दीन, नसरुद्दीन के बाद फिर कौन आया? रजिया है, रजिया के बाद कौन आया? नासिरुद्दीन महमूद आया, नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन आया? बलबन आया, बलबन के बाद क्या हुआ? सबसे लास्ट में शमसुद्दीन कायमर्स हुआ। ठीक है, तो यहीं पे गुलाम वंश का अंत हुआ। अब क्या होता है? अब यहाँ से खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 से, 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320, 1290 से 1320। और सबसे कम शासन जो हुआ, क्या हुआ? सबसे कम शासन इसने किया, सबसे कम शासन खिलजी वंश का रहा। और समाप्त कर क्या हुआ? समाप्त हुआ। और 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और किलो खरी, किलो खरी ने अपनी राजधानी बनाई, किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, याद रखिएगा। किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई थी। जलालुद्दीन का हत्या जो है उसके दामाद भी, दामाद कर देता है 1296 में। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो जो मूवी आई हुई है जिसमें वो दिखाया गया अलाउद्दीन का, ठीक है, तो क्या नाम है उस मूवी का, क्या मूवी होगा उसको देखिएगा, उसमें अलाउद्दीन की पूरी कहानी दिखाई थी। घूमर घूमर जिसका गाना है, देखिएगा आप लोग, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो खिलजी ने क्या हुआ? कड़का मानिकपुर, कड़क जो मानिकपुर प्रयागराज के पास में है, वो वहां पे इसकी हत्या की थी। ठीक है, जला दी थी। चलिए ठीक है, अब